दोस्तों आज के अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे जीएसटी में टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स लायबिलिटी के बारे में। दोस्तों अतुल ट्रेडर्स हमारी एक ट्रेडर्स फर्म है, व्यापारिक फर्म है, जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। साथ ही साथ हमारी अतुल ट्रेडर्स जो व्यापारिक फर्म है वो जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है और जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होने की वजह से ये हमारी लायबिलिटी है कि जो भी हम आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, जो भी सेल करेंगे, सेल करते समय हम जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो हम उस प्रोडक्ट की वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे, ग्राहक से कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये हमारी लायबिलिटी है जीएसटी के अंतर्गत। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि मैं आउटवर्ड सप्लाई करने जा रहा हूँ, सेल करने जा रहा हूँ। और किसको सेल करने जा रहा हूँ? दीपक ट्रेडर्स को सेल करने जा रहा हूँ, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना। तो आप सेल करने जा रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, और वो चाहे आप जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है पार्टी है उसको सेल करें या अनरजिस्टर्ड को सेल करें। अनरजिस्टर्ड यानी व्यापारी तो हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे और आगे जाकर सेल करेंगे, लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो चाहे आप रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल करें, चाहे अनरजिस्टर्ड को सेल करें, चाहे आप कंज्यूमर को सेल करें। कंज्यूमर यानी अंतिम उपभोक्ता जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करके ले जाएगा, उसको यूज करेगा, आगे सेल नहीं करेगा, यूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा ना, तो वो कंज्यूमर कहलाता है जीएसटी में। तो चाहे आप रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करें, चाहे अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करें, चाहे कंज्यूमर को सेल करें, आपको सेल करते समय जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है ना, वो आपको कैलकुलेट कराना होगा, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा, है ना। अब यहाँ पर मैं सेल करने जा रहा हूँ तो कोई मायने नहीं रखता किसको सेल करने जा रहा हूँ, चाहे रजिस्टर्ड पार्टी को, चाहे अनरजिस्टर्ड को, चाहे कंज्यूमर को। अब सेल करते समय मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ, है ना, तो वो प्रोडक्ट है शुगर और सुपारी, हमारे दो स्टॉक आइटम है, प्रोडक्ट है जो कि मैं सेल करने जा रहा हूँ। एक की वैल्यू 88,000 रुपए और दूसरे की 2,20,000 रुपए, है ना। अब ये देखेंगे यहाँ पर दोनों की वैल्यू मिलाकर हो गई 3,08,000 रुपए। तो ये दोस्तों इस इनवॉइस की कहलाएगी टैक्सेबल वैल्यू, यानी वो वैल्यू जिस पर कि हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो वैल्यू क्या है? 3,08,000 रुपए। तो ये दोस्तों कहलाएगी इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू। टैक्स लायबिलिटी कौन सी हो गई? अब जो इसकी टैक्सेबल वैल्यू है उस पर हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारी जीएसटी में टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। जैसे कि मैं ये सेल करने जा रहा हूँ, सेल करते समय इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू 3,08,000 रुपए, इस पर मैंने सीजीएसटी के हेड में 22,000 रुपए और एसजीएसटी के हेड में 22,000 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, ग्राहक से कलेक्ट भी करेंगे। तो ये कहलाएगी दोस्तों जीएसटी में हमारी टैक्स लायबिलिटी। यानी जब हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं और सेल करते समय ग्राहक से जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं वो हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है, और जिस हेड के अंतर्गत हम ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उस हेड के अंतर्गत वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मैं सेल करने जा रहा हूँ उसमें सीजीएसटी के हेड में 22,000 रुपए, एसजीएसटी के हेड में 22,000 रुपए मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी सीजीएसटी के हेड में 22,000 रुपए, एसजीएसटी के हेड में 22,000 रुपए, ठीक है ना। अब ये क्या है कि जिनको हम सेल करने जा रहा हूँ हमारी स्टेट के, इसलिए मैंने यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया, है ना। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैं सेल और करने जा रहा हूँ आकाश ट्रेडर्स को। अब ये हमारी स्टेट से बाहर के हैं, यानी हमारी जो फर्म है वो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और जिनको मैं सेल करने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्या हुआ, इंटर स्टेट सेल का मामला हो गया। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, आकाश ट्रेडर्स को सेल करने जा रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ उस प्रोडक्ट की जो टैक्सेबल वैल्यू है 2,40,400 रुपए, इस पर मैंने आईजीएसटी टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट किया 40,920 रुपए, और ये कलेक्ट भी करूंगा ग्राहक से। तो ये इस इनवॉइस के अंतर्गत हमारी आईजीएसटी के हेड में लायबिलिटी हो जाएगी टैक्स की 40,920 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, जब आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, और सेल करते समय आप ग्राहक से जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं वो हो जाती है आपकी जीएसटी में टैक्स लायबिलिटी। अब समझते हैं दोस्तों जीएसटीआर 1 रिटर्न को। दोस्तों हमारी जो फर्म है वो जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, इसलिए जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने की हमारी लायबिलिटी होगी। अब जीएसटीआर 1 रिटर्न में क्या जानकारी जाएगी वो जान लेते हैं। दोस्तों एक पीरियड की बात करते हैं, कोई भी एक पीरियड है जिस पीरियड की आप जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे, पीरियड वाइज ही फाइल की जाएगी। तो जिस पीरियड की आप जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे उस पीरियड में आपने जो भी इस तरह की सेल की है ना, तो वो सारे के सारे सेल की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो मिलाकर आपको यहाँ पर आ जाएगी, और जो भी आपने सेल की उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू, उस टैक्सेबल वैल्यू पर जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो आपकी सेल की है आपने, है ना, तो ये क्या अलग अलग तरीके से आपको इसमें बाइफरगेट करनी होती है। जैसे कि कोई भी पीरियड है, उस पीरियड की आप अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो उस पीरियड में जो आपने B2B सेल की है, यानी रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की है ना, तो उसकी जानकारी अलग तरीके से देनी होती है। तो B2B जो सेल की है, मैंने मान के चलता हूँ एक पीरियड है, उस पीरियड में हमने जितनी भी सेल की, जितने भी सेल्स के इनवॉइस दिए, उनके अंतर्गत हमने B2B सेल की यानी रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की, और जो हमने रजिस्टर्ड पार्टियों की सेल की
है ना। तो वो सेल की जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो थी 8 लाख रुपए, तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में 8 लाख रुपए आ गया। अब जो हमने ये 8 लाख रुपए की टैक्सेबल वैल्यू यानी हमने जो सेल की B2B रजिस्टर्ड पार्टी को जो सेल की उसकी टैक्सेबल वैल्यू 8 लाख रुपए थी, और इस टैक्सेबल वैल्यू 8 लाख रुपए पर हमने IGST के 40,000 रुपए और CGST और SGST के 28,000 रुपए कलेक्ट किए ग्राहक से, है ना। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी B2B सेल के अंतर्गत लायबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा हमने B2C सेल भी की इस पीरियड के अंतर्गत, जिस पीरियड की हम अपनी GST-R1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, यानी कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को सेल की। तो कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को जो मैंने सेल की उसके टैक्सेबल वैल्यू थी 4 लाख रुपए, यानी जितने भी इनवॉइसेस हमने B2C सेल के लिए दिए उन सब की टैक्सेबल वैल्यू ऐड करके हो गई 4 लाख रुपए। और ये जो 4 लाख रुपए टैक्सेबल वैल्यू थी इस पर मैंने 24,000 CGST के हेड में और 24,000 SGST के हेड में कैलकुलेट किए और ग्राहक से कलेक्ट किए, क्योंकि सारी की सारी जो B2C सेल हमने की वो अपनी ही स्टेट में की, इस वजह से CGST और SGST के हेड में हमारी लायबिलिटी बन रही है, IGST के हेड में लायबिलिटी नहीं बन रही है, क्योंकि अपनी स्टेट से बाहर के किसी भी अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर को मैंने सेल नहीं की, है ना। तो ये इस तरह से हो गई, है ना। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपने जो भी सेल की, चाहे आपने 5% वाले प्रोडक्ट सेल किए हों, 12% वाले, 18% या 28% वाले, सब एक साथ यहाँ पर टोटल यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू सारी की यहाँ पर मिक्स हो गई और उसका टैक्स जो भी आपने कलेक्ट किया वो इस जगह पर होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जिस पीरियड की अपनी GST-R1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें टोटल हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो होगी 12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए B2B सेल की और 4 लाख रुपए B2C सेल की, है ना। तो ये टोटल हो गई 12 लाख रुपए, यानी इस जिस पीरियड की अपनी GST-R1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, है ना, तो उस पीरियड में जो भी हमने सेल की उसकी टैक्सेबल वैल्यू होगी 12 लाख रुपए, और इस पर टोटल हमने जो टैक्स कलेक्ट किया वो 40,000 रुपए IGST के हेड में और 52,000 रुपए CGST और SGST के हेड में हमने कलेक्ट किया। तो GST-R1 रिटर्न में दोस्तों आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है, और आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है बाइफरगेट करके देनी होती है, और उस जो आपने आउटवर्ड सप्लाई की, जो सेल की, उस पर जो आपने टैक्स कलेक्ट किया उसकी जानकारी भी आपको देनी होती है GST-R1 रिटर्न में, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, केवल आपको आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है GST-R1 रिटर्न में। अब जानते हैं दोस्तों कि GST-R1 रिटर्न फाइल कैसे की जाती है, मंथली या क्वार्टरली। तो दोस्तों GST-R1 जो रिटर्न है वो मंथली भी फाइल की जाती है, क्वार्टरली भी फाइल की जाती है, और ये टर्नओवर के बेसिस पर होता है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा रहा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी GST-R1 रिटर्न मंथली बेसिस पर ही फाइल करेंगे। जब आप मंथली बेसिस पर अपनी GST-R1 रिटर्न फाइल करेंगे तो जिस मंथ की आप अपनी GST-R1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसके अगला जो महीना आएगा उसकी 11 तारीख ड्यू डेट रहेगी आपकी GST-R1 रिटर्न फाइल करने की। मान के चलते दिसंबर महीने की हम जो है ना मंथली फाइलर है, मान के चलते मैं मंथली फाइलर हूँ और मंथली बेसिस पर अपनी GST-R1 रिटर्न फाइल करूंगा, तो दिसंबर मंथ की अपनी GST-R1 रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो अगले महीने यानी 11 जनवरी तक मुझे इसको फाइल कर लेनी है। इसके अलावा यदि क्वार्टरली फाइलर हूँ तो ऐसे ट्रेडर्स है ना जो कि जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम रहा था और वे QRMP स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं, तो वे अपनी GST-R1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे। तो जो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे तो जिस क्वार्टर की वो अपनी GST-R1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस क्वार्टर के बाद का जो महीना आएगा उसकी 13 तारीख इनके लिए ड्यू डेट रहेगी। जैसे अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की GST-R1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो जनवरी 13 इनके लिए ड्यू डेट रहेगी, और ड्यू डेट के बाद भी आप अपनी GST-R1 रिटर्न फाइल कर सकते हैं, चाहे मंथली फाइलर हो चाहे क्वार्टरली फाइलर हो। ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन उससे दो नुकसान रहेंगे आपको। एक तो ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो आप पर लेट फीस चार्ज की जा सकती है, दूसरा ये है कि ड्यू डेट के बाद आप फाइल करेंगे तो जो आपने B2B सेल की है, रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की है ना, तो वो इन सेल के अंतर्गत उनको जो ITC मिलनी होगी वो ITC वो क्लेम नहीं कर पाएंगे इस पीरियड की अपनी GST-R3B रिटर्न में। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी GST-R1 रिटर्न ड्यू डेट तक ही फाइल कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों GST-R3B की, और GST-R3B रिटर्न को समझने से पहले हम समझेंगे ITC को, इनपुट टैक्स क्रेडिट को, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक परचेज की दोस्तों, ये देखिए अतुल ट्रेडर्स हमारी फर्म है और हमने अंशिका ट्रेडर्स से परचेज की। देखिए मैं इसको और जूम कर देता हूँ, अंशिका ट्रेडर्स से हमने परचेज की, और दोस्तों परचेज करने पर जो हम टैक्स पे करके आते हैं वो कहलाती है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी सेल जब हम कर रहे थे और सेल करते समय ग्राहक से जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे वो हमारी लायबिलिटी होगी GST में, और जब हम परचेज करते हैं, जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उनको परचेज भी तो करेंगे, तो जब हम उनको परचेज करते हैं और परचेज करते समय हम जो टैक्स पे करके आते हैं अपने सप्लायर को वो कहलाती है GST में हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC, है ना। तो ये देखिए हमने परचेज की, है ना, और परचेज करते समय देखिए यहाँ पर CGST के हेड में 3160 रुपए और SGST के हेड में 3160 रुपए हम पे करके आए,
अपने सप्लायर को, तो ये कहलाएगी जीएसटी में हमारी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप जो परचेज करते हैं और परचेज करने पर आप जो टैक्स पे करके आते हैं वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। अब इसमें देखेंगे तो क्या है कि अंशिका ट्रेडर्स जिनसे हमने परचेज की वो भी मध्य प्रदेश के हैं और हमारी जो फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में, इसलिए इन्होंने यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया। तो सीजीएसटी के हेड में हमारी आईटीसी हो जाएगी इस इनवॉइस से 3160 रुपए और एसजीएसटी के हेड में हमारी आईटीसी हो जाएगी 3160 रुपए। इसी तरह से अंशिका ट्रेडर्स की जगह हम किसी और व्यापारी से परचेज करते और वो हमारी स्टेट से बाहर का होता तो वो यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करा रहा है ना। तो दोस्तों ये होती है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में, ठीक है। अब हम समझते हैं जीएसटीआर 3B को। जीएसटीआर 3B में क्या होता है दोस्तों कि जिस पीरियड की आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं ना, तो उस पीरियड की जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसकी जानकारी आपको इसमें देनी होती है। क्योंकि हम जीएसटीआर 1 में जो जानकारी दे चुके हैं वही जानकारी हमारी यहाँ अपने आप उठकर आ जाएगी जीएसटीआर 3B रिटर्न में। और यदि हम देना भी चाहेंगे तो इस तरह से हम देंगे। देखिए टोटल यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कितनी 12 लाख रुपए है ना। तो देखिए यहाँ पर जीएसटीआर 3B में भी आ गया 12 लाख रुपए, उसी पीरियड की हम जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं तो 12 लाख रुपए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ गई। और आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में देखिए यहाँ पर 40,000, 52,000 और 52,000 रुपए थे, है ना। टैक्स की लायबिलिटी थी आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में, वही इस जगह पर हम जानकारी दे रहे हैं ना। तो जो जीएसटीआर 1 में हमने जानकारी दी थी आउटवर्ड सप्लाईज की, तो आउटवर्ड सप्लाईज पर हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी बनी वो हमें यहाँ पर जीएसटीआर 3B में जानकारी देनी होती है और केवल कंसोलिडेटेड जानकारी देनी होती है। यानी सीधे सीधे हम टैक्सेबल वैल्यू बता देते हैं, ये नहीं बताते कि हमने B2B सेल कितनी की, B2C कैसी की है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। 5%, 12%, 18, 28 ये भी कुछ नहीं बताना होता है। सिर्फ जीएसटीआर 3B में हमको टोटल अपनी टैक्सेबल वैल्यू बता देनी होती है। 12 लाख रुपए टैक्सेबल वैल्यू हो जिस तरह से हमारी बता दी हमने यहाँ पर। और आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में जितनी हमारी लायबिलिटी बनी थी वो हमने इस जगह पर बता दी। इसके अलावा इसी रिटर्न में हम क्या करते हैं, आईटीसी भी क्लेम करते हैं। तो परचेज करने पर जो हमने यहाँ पर जब हमने परचेज की थी और परचेज करने पर जो दोस्तों हम टैक्स पे करके आते हैं ना, तो जितनी भी हमने परचेज की है जिस पीरियड की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड के अंतर्गत हमने जितनी भी परचेज की है ना, तो वो सारी की सारी जो है ना परचेज पर जो हमारी हम टैक्स पे करके आए वो हम इसमें क्लेम करेंगे, है ना। तो मान के चलता हूँ जिस पीरियड की मैं अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ उस पीरियड में इसी तरह से मैंने कई सारी परचेज की और उन सारी परचेज पर यहाँ टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं आपको बतानी होती है। आईटीसी क्लेम करने जाते हैं तो उस पर टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं बतानी होती है। इन परचेज की टैक्सेबल वैल्यू आपको नहीं बतानी होती जीएसटीआर 3B में। केवल आपको ये बताना होता है कि कितना टैक्स आप पे करके आए, कितना आप क्लेम करना चाहते हैं। जो हम पे करके आए वो हमारी आईटीसी है, वो उसको हम क्लेम करेंगे। तो इस पीरियड के अंतर्गत इस तरह की मैंने कई सारी परचेज की और उन सारी परचेज से आईजीएसटी के हेड में 80,000 रुपए और सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में 15,000 रुपए की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनी और इसको भी हम जीएसटीआर 3B में क्लेम करेंगे। सिर्फ ये बता देंगे कि हमारी आईटीसी कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं डालेंगे। कंसोलिडेट सिर्फ हम इस तरह से आईटीसी क्लेम करने जाएंगे। अब जीएसटीआर 3B में क्या होता है दोस्तों कि यदि हमारी लायबिलिटी बन रही है, नेट लायबिलिटी बन रही है, तो उसको हमें पे भी करना होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका क्या रूल है कि किस तरह से सेट ऑफ होती है आईटीसी और लायबिलिटी से। लायबिलिटी और आईटीसी आपस में सेट ऑफ हो जाएगी और उसके बाद आपकी लायबिलिटी बच जाती है तो वो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होगा, है ना। इसके लिए चालान जनरेट करेंगे और उसको पे कर देंगे। अब देखिए इसका रूल क्या है कि लायबिलिटी माइनस आईटीसी। अब इसमें जीएसटीआर 3B जिस पीरियड की हम अपनी फाइल करने जा रहे हैं ना, तो उसमें लायबिलिटी माइनस आईटीसी का रूल चलेगा। अब लायबिलिटी हमारी कितनी है, तो लायबिलिटी टोटल हो गई, एडवाइज होती है वैसे तो ये, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से कंसोलिडेट डाटा आपको बता रहा हूँ। अब लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई, 1,44,000 रुपए। देखिए 40,000 रुपए आई जीएसटी के हेड में, 52,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में, तो 50 और 50 1 लाख हो गया, 1,04,000 और 40,000, 1,44,000 रुपए की हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई, है ना। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी है हमारी, 1,44,000 रुपए। तो लायबिलिटी मैंने लिख दी 1,44,000 रुपए माइनस आईटीसी। आईटीसी हम कितना क्लेम करने जा रहे हैं, 80,000 और 15,000 95,000 और 15,000 ऐड कर देंगे तो 1,10,000 रुपए हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गई, है ना। अब लायबिलिटी में से आईटीसी को माइनस कर देंगे तो 1,44,000 हमारी लायबिलिटी है और आईटीसी कम है, तो 1,44,000 रुपए लायबिलिटी में से मैं आईटीसी माइनस कर दूंगा 1,10,000 रुपए, तो ये हमारी लायबिलिटी निकल कर आ गई 34,000 रुपए। अब ये 34,000 रुपए हमारी इस पीरियड के अंतर्गत लायबिलिटी निकल कर आ गई। अब 34,000 रुपए जो हमारी लायबिलिटी निकल कर आई है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जब इसको फाइल करने जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इससे पूर्व का कोई अमाउंट है वो भी इसमें सेटअप हो जाएगा। मान लीजिए 20,000 रुपए उसमें हमारा पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो कि जीएसटी पोर्टल पर पूर्व की जो हमने फाइल की है जीएसटीआर 3B रिटर्न, उसमें लायबिलिटी और आईटीसी सेटअप होने के बाद आईटीसी बच गई होगी तो वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिलेगी। और मान के चलते इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो 34,000 में 20,000 माइनस हो जाएंगे, फिर जो 14,000 बचेंगे वो हमें क्या करना होगा, कैश लेजर से पे करना होगा, यानी चालान जनरेट करना होगा और चालान को पे करके हम वो 14,000 रुपए पे करेंगे।
अभी इस स्थिति में मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस नहीं है हमारा, तो इस स्थिति में 34,000 रुपए का हमें यहाँ पर चालान जनरेट करना होगा जब हम अपनी जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे, और 34,000 रुपए का चालान हम अपने बैंक के द्वारा पे करेंगे और फिर इस रिटर्न को फाइल करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीका ही हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ना। अब चेंज क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लाइबिलिटी जो हमारी थी वो तो उतनी ही मान के चलता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 90,000 रुपए, ठीक है ना, और इसको कर देता हूँ 40,000 रुपए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा हो और आपकी लाइबिलिटी कम हो, है ना। तो ये दूसरा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो तो इतनी ही है 1,44,000 रुपए, लेकिन आईटीसी ज्यादा है क्योंकि परचेज ज्यादा कर ली थी मैंने, सेल कम की है। तो यहाँ पर 90,000 रुपए की आईजीएसटी के हेड में हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है, और 40,000 रुपए की जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड की। तो ये कितना हो गया, लाइबिलिटी तो हमारी 1,44,000 रुपए है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि 1,44,000 रुपए हमारी लाइबिलिटी है इस स्थिति में भी। और ये कितना हो गया, 9 और 4 13 और 4 17, तो ये हो गया आपका 1,70,000 रुपए। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1,70,000 रुपए आईटीसी है, लाइबिलिटी 1,44,000 रुपए, यानी आईटीसी ज्यादा है लाइबिलिटी कम है, तो आईटीसी में से लाइबिलिटी माइनस हो जाएगी। जब हम आईटीसी में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे 1,70,000 में से 1,44,000, तो ये हो जाएगी 26,000 रुपए हमारी आईटीसी निकल कर आ गई। अब हमारा कोई टैक्स पेबल नहीं बन रहा है, क्यों, आईटीसी ज्यादा है लाइबिलिटी कम है। तो आईटीसी 1,70,000 रुपए में से अपनी टैक्स की लाइबिलिटी 1,44,000 रुपए मैंने माइनस कर दी, तो ये 26,000 रुपए बच गए, तो ये हमारे लिए प्लस हो गए। अब हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा, और ये जो 26,000 रुपए बच गई हमारी आईटीसी, ये यहाँ से उठकर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चली जाएगी ऑटोमेटिक। कोई भी इस स्थिति में हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 26,000 रुपए जो हमारी आईटीसी बच गई है, यानी लाइबिलिटी हमारी आईटीसी से सारी सेट ऑफ हो गई, एडजस्ट हो गई, उसके बाद 26,000 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारी बच ही गई। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट 26,000 रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाएंगे, और फिर इससे आगे की किसी पीरियड की हम अपनी जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं, और उसमें टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम ये जो 26,000 रुपए की आईटीसी हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारी पहुंच जाएगी, उससे हम एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि हर बार जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करते समय आपको टैक्स पे ही करना पड़े। जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी जिस पीरियड में कि आप जीएसटी 3B फाइल करने जा रहे हैं उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा है, आईटीसी कम है, और लाइबिलिटी से सारी आईटीसी सेटअप हो जाती है, उसके बाद भी लाइबिलिटी बच जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आपका अमाउंट है उससे सेटअप होगी, और उसके बाद भी यदि आपकी आईटीसी बच जाती तभी आप जो है ना उसको ये चालान जनरेट करेंगे और पे करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कैसे की जाती है। तो दोस्तों जिस तरह से जीएसटीआर 1 रिटर्न मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाती है, उसी तरह से जीएसटीआर 3B रिटर्न भी मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाती है। पहले जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करनी है। तो जो भी टैक्स पेयर अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न मंथली फाइल करेंगे, तो जीएसटीआर 3B रिटर्न उनके लिए मंथली ही फाइल करनी होगी, वो उनके लिए मैंडेटरी है। यानी आप जीएसटीआर 1 रिटर्न मंथली फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 3B रिटर्न भी मंथली फाइल करेंगे। यदि आप जीएसटीआर 1 रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 3B रिटर्न भी आप क्वार्टरली ही फाइल करेंगे। यदि आप मंथली फाइल करते हैं अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न, तो जिस मंथ की आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसके अगले मंथ की 20 तारीख इसकी ड्यू डेट होगी। यानी दिसंबर पीरियड की आप मंथली फाइलर है, दिसंबर मंथ की, दिसंबर पीरियड की आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो 20 जनवरी तक आपको इसको फाइल कर लेना है। और यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो इसमें आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। साथ ही साथ आप लेट फाइल करते हैं अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, तो नेट लाइबिलिटी यानी जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है आपको, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप मंथली फाइलर हैं और जीएसटीआर 3B रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे, तो जिस मंथ की आपको अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करनी है उसके नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख आपके लिए ड्यू डेट है, और उस तारीख तक आप फाइल कर लें, जिससे कि आपको कभी भी लेट फीस और इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। यदि आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो क्वार्टर के बाद का जो महीना आएगा उसकी 22 और 24 तारीख आपकी ड्यू डेट रहेगी। ये स्टेट वाइज है, कुछ स्टेटों के लिए 22 तारीख है, कुछ स्टेटों के लिए 24 तारीख है, तो इसमें 2 तारीख चलती हैं। तो यदि आप क्वार्टरली फाइलर हैं, क्वार्टरली बेसिस पर अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 22 तारीख या फिर 24 तारीख आपके लिए ड्यू डेट रहेगी। इस तारीख तक आपको फाइल कर लेना है, और आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस चार्ज की जाएगी, आपको लेट फीस देनी होगी। इसके अलावा जिस पीरियड की आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं और उस पीरियड में आपकी कोई नेट लाइबिलिटी निकल कर आती है जिसको कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेंगे, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो यदि आपको लेट फीस और इंटरेस्ट से बचना है तो अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दें। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।